और मैं हूं राबिया अनम। प्रोग्राम के आगाज में हमने आपको ये झलक दिखाई है। ये झलक है उस जुल्म की जो ढाया है जालिम भारतीय फौज ने। मकबूजा कश्मीर में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। जुल्म और सितम की नई दास्तानें रकम की गई हैं। ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि जन्नत नजीर वादी में जो कुछ भी हो रहा है, जो भारत वहशियाना खेल खेल रहा है, वहां के बासियों की जिंदगी दोज़ख बना दी गई है और नई दास्तानें रकम की जा रही हैं जालिम भारतीय फौजियों की जानिब से। और साथ में आपको ये भी बताएं कि पिछले 71 बरस से भारत की जुल्म और बर्बरियत मकबूजा कश्मीर में जारी है। आलमी बरादरी ने भी इस पर मुजरिमाना खामोशी इख्तियार की हुई है। और अभी जो रिसेंटली एक वाकया पेश आया है जिसकी वजह से अब दुनिया से आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान से हमेशा से ये आवाजें उठ रही थी, लेकिन अब ये जो रिसेंटली वाकया पेश आया, हर तरफ से लोग बोल रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। और ये जुल्म और बर्बरियत की कहानी है मासूम 8 साला मासूम बच्ची आसिफा बानो की। मासूम आसिफा बानो 10 जनवरी को अचानक गायब हो गई थी। 12 जनवरी को इस मासूम बच्ची के वालिद काबिज भारतीय पुलिस के पास FIR दर्ज कराने गया तो उस लाचार बाप को शर्मनाक सूरत हाल का सामना करना पड़ा। एक भारतीय पुलिस वाले ने तो उल्टा उस नन्ही 8 साला बच्ची पर ही इल्जाम लगा दिया कि हो सकता है कि वो किसी लड़के के साथ भाग गई हो, लेकिन जुल्म तो सामने आ ही जाता है। जुल्म कब तक छुपेगा? जब बच्ची के अगवा की खबर गांव में फैली तो एहतजाज शुरू हो गया, जिसके बाद भारतीय पुलिस ने 2 अफसरान को इस केस की तफ्तीश के लिए मुकर्रर किया। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि जिन अफसरान को इस केस पर लगाया गया था उनमें से एक पुलिस अफसर दीपक खुद इस जुर्म में पकड़ा गया है। जुर्म की तफसीलात सामने आई तो इंसानियत का सर शर्म से झुक गया। इंतहा पसंद दरिंदों ने 4 रोज तक इस मासूम 8 साला बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाने के बाद पांचवें दिन मासूम आसिफा बानो को कत्ल करके उसकी लाश फेंक दी। इन जल्लादों ने इस बच्ची पर शदीद तशद्दुद किया। 8 साला बच्ची की टांगे तक तोड़ दी गईं। ऐसा महसूस होता है कि जैसे इन बेरहमों ने मकबूजा कश्मीर से आजादी की उठने वाली आवाजों का गुस्सा इस मासूम बच्ची पर निकाला है। 23 जनवरी को मकबूजा कश्मीर की कठपुतली वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने तहकीकात के हवाले से ऐलान किया और तफ्तीश से पता चला कि आसिफा को कई दिन तक बेहोशी की दवाएं दी जाती रही थी इस दौरान जब उसे अगवा किया था। चार्जशीट में दर्ज है कि उसे कई दिनों तक जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया, उस पर तशद्दुद किया जाता रहा और आखिर फिर उसे कत्ल कर दिया गया। पहले उसका गला घोंटा गया, फिर सर पर पत्थर मारा गया। मुबैना तौर पर 60 साला रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम जिनका नाम संजी राम बताया जा रहा है, उस शख्स ने 4 सिपाहियों के साथ मिलकर इस जुर्म की पूरी मंसूबाबंदी की थी। इस संजी राम का बेटा विशाल, उसका कम उम्र भतीजा और दोस्त परवेश कुमार भी रेप और कत्ल के मुलजिम ठहराए गए हैं। तफ्तीश से ही पता चला है कि इस जुर्म का मकसद गुज्जर बरादरी को डराकर मकबूजा जम्मू से निकालना था। ये जो लोग हैं चरवाहे हैं और चरवाहे मकबूजा जम्मू के जंगलात में अपने मवेशी चराते हैं, जिसकी वजह से हालिया बरसों में उनके बाज मकामी हिंदुओं के साथ झगड़े हो चुके हैं और हिंदू बरादरी उन्हें मजबूर करती है कि वो जगह खाली करें और वो वहां पर अपना रोजगार ना चलाएं। और जब बड़ों में ये बात ना बनी तो इस मासूम बच्ची को निशाना बनाया गया ताकि लोग खौफ में मुब्तला हो जाएं और वहां से भाग जाएं। आसिफा बानो के वालिदैन इस इंसानियत सोज वाक़े पर शदीद कर्ब से गुजर रहे हैं। किसी के घर में भी मासूम बच्ची हो तो उसको इस बात का अंदाजा होगा कि एक 8 साला मासूम बच्ची के साथ ये किया गया है। उसको ज्यादती का निशाना बनाया गया, उसको कत्ल किया गया और किसी एक शख्स ने ज्यादती का निशाना नहीं बनाया। ये 4-5 लोग थे जो बारी बारी उसे ज्यादती का निशाना बनाते थे और एक दिन या एक बार ज्यादती का निशाना नहीं बनाया गया। आप सोचिए कि 8 साल की मासूम बच्ची के जहन पर क्या असर हो रहा होगा जब उसे दवाइयों के इंजेक्शंस लगाए जा रहे होंगे, वो नीम बेहोशी में होती होगी और उसे ज्यादती का निशाना बनाया जाता होगा। और कोई एक दरिंदा नहीं, बहुत सारे दरिंदे थे। मेरी आपकी वो बेटी नहीं थी, लेकिन हम इस दर्द से गुजर रहे हैं तो सोचिए कि जिसकी वो बेटी थी, जिसका वो फूल था, वो किस दर्द और कर्ब से गुजर रहे होंगे।
मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले सहाफ़ी पीरज़ादा आशिक ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में बात करते हुए इस वाक़े की तफसीलात बयान की हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। ये मामला शुरू हुआ तकरीबन 10 जनवरी को। 12 जनवरी को आशफाक के वालिद ने एक FIR लॉन्च किया जम्मू के हीरानगर में, जहाँ पे उन्होंने कहा कि जो उनकी 8 साला बेटी है वो 2 दिन से लापता है। फिर पुलिस ने उसको ढूंढने की कोशिश की। 17 जनवरी को इस बच्ची की लाश मिली एक जंगल में तकरीबन 3-4 किलोमीटर जहाँ पे मोहम्मद यूसुफ जो आशफाक के वालिद है वो रहते हैं अपनी बीवी के साथ। तो 17 जनवरी को जब उनकी लाश मिली तो जो वालिद थे वो चाहते थे कि जो गाँव में उनके घर के पास एक मकबरा है उसमें इसको दफनाया जाए, लेकिन जो वहाँ की लोकल कम्युनिटी है उन्होंने एक एजिटेशन शुरू की। ख़ासकर जो एक थे सांजी राम, उन्होंने कहा कि इस लाश को हम अपने गांव में नहीं दफनाने देंगे। फिर उन्होंने क्या किया, जो फैमिली थी वो मजबूर होकर उन्होंने 8 किलोमीटर दूर इस बच्ची को एक जंगल में दफना दिया। उसके बाद ही जो पुलिस है उन्होंने कार्रवाई शुरू की। इस कार्रवाई के पीछे ये था कि जो बकरवाल है, ये जो कम्युनिटी है जो सर्दियों में जम्मू जाती है और गर्मियों में कश्मीर आती है, नोमैडिक ट्राइब है, उनकी जो जितने भी लोग थे उन्होंने एजिटेशन शुरू की। उन्होंने कहा कि इस केस में जस्टिस मिलना चाहिए। उसके बाद ही गिरफ्तारियां कुछ शुरू हुई। सबसे पहले एक जुवेनाइल को पकड़ा गया कठुआ में। उसके बाद जो कार्रवाई आगे बढ़ने लगी, लेकिन जो वहाँ की लोकल कम्युनिटी है उन्होंने एक मंच बनाया जिनका नाम उन्होंने हिंदू एकता मंच रखा। इस मंच ने कहा कि ये जो केस है, एक ये तो जो सरकारी पुलिस है यहाँ की जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, इससे छीन कर इसे मरकज़ी इंस्टीट्यूशन यानी कि CBI के हाथ दिया जाए। इसके पीछे ये था कि जो जिस तरह से कार्रवाई कर रही थी पुलिस, वो चाहते थे इसमें रख ना डाले, इसको आगे ना बढ़ने दे और इसको प्रोलॉन्ग करे ताकि जो इसमें मुलव्विस थे वो किसी तरीके से बच जाए। तो पीरज़ादा आशिक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और आपको इस बात का अंदाजा हुआ होगा कि ये इंतहाई दरिंदगी का काम हुआ इस बच्ची के साथ, लेकिन इस बच्ची को मर जाने के बाद सुकून भी नहीं दिया जा रहा और उसके वालिदैन को भी सुकून नहीं दिया जा रहा। उस बच्ची का जनाजा और उस बच्ची को दफनाने की इजाजत उस इलाके में नहीं दी गई और माँ बाप को 8 किलोमीटर दूर जाके एक जंगल में बच्ची को दफनाना पड़ा। और उसके बाद जो हो रहा है वो है इंतहाई अफसोसनाक, इंतहाई दिल दहला देने वाला, और तस्वीर जो दुनिया के सामने इन हिंदू इंतहा पसंदों की सामने आ रही है वो है सबसे अफसोसनाक। हिंदू इंतहा पसंदों और खुद काबिज भारतीय रियासत का जो चेहरा इस पूरे मामले में और इस पूरे मामले के बाद जिस तरह से सामने आ रहा है उसका अब आपके सामने रखते हैं कि वो क्या है। पुलिस ने जब इन मुल्जिमान को गिरफ्तार किया तो उसके बाद ये नहीं हुआ जैसे कि दुनिया भर में अनफॉर्चुनेटली जब भी कभी किसी बच्ची के साथ इस तरह का वाकया रिपोर्ट होता है तो उसके बाद पूरी जो कम्युनिटी होती है वो एक हो जाती है ऐसे लोगों के खिलाफ। लेकिन यहाँ क्या हुआ वो आपको दिखाते हैं। पुलिस ने जब मुल्जिमान को गिरफ्तार किया तो मकबूजा जम्मू में मुल्जिमान के हक में मुजाहिरे शुरू हो गए। यानी वो लोग जो रेपिस्ट हैं, वो लोग जो किलर्स हैं, जिन्होंने इस मासूम 8 साल की बच्ची को रेप किया, उसे मारा, उनके हक में मुजाहिरे शुरू हो गए और वकीलों ने फर्दे जुर्म के लिए पुलिस को अदालत में दाखिल होने से रोक दिया। यानी वहां की पुलिस जो होती नहीं है इन लोगों के हक में, जो आज़ादी की तहरीक में है, उनके हक में वैसे ही कोई काम नहीं करती, लेकिन जब किया जा रहा है तो उन्हें वकीलों की जानिब से रोका जा रहा है। भारतीय हुक्मरान जमात BJP के वुज़रा ने तो मुल्जिमों के हक में निकाले जाने वाले जलसों में शिरकत भी की और खुलेआम शिरकत की है। इसकी वीडियोस, इसकी तस्वीर सब मौजूद हैं। इसमें औरतें मौजूद हैं जो कि कह रही हैं कि इन्होंने कुछ बुरा नहीं किया जिन्होंने इस बच्ची को रेप किया है और कत्ल किया है। पुलिस एहलकारों ने आसिफा के खून आलूद कपड़े धोकर फॉरेंसिक लैब्स को भेजे थे ताकि सुराग धुल जाएं। जब लवाहिकीन आसिफा का जनाजा लेकर पहुंचे तो इंतहा पसंद हिंदुओं ने वहां तदफीन भी नहीं होने दी, जैसे कि भारतीय सहाफी बता रहे थे। लेकिन आसिफा के हक में मकबूजा कश्मीर में एहतजाज हो रहा है और जारी है। मुल्जिमान को कड़ी सजा देने का मुतालबा भी जोर पकड़ गया है। लेकिन ये सिर्फ एक वाकया नहीं है। भारत में अगर बात करें तो रेप के वाकयात आम हैं। 16 दिसंबर 2012 को आपको याद होगा
दिल्ली में एक 23 साल लड़की को गैंग रेप का निशाना बनाया गया था, जिसके बाद भारत भर में एहतजाज हुआ था, बहुत प्रोटेस्ट हुआ था, बहुत आवाज उठी थी, बहुत कैंपेन चली थी उस लड़की के हक में। गैर मुल्की सहाफियों की जानिब से ज्यादती के वाकयात जो सयाह वहां पर पहुंचते हैं उनकी जानिब से बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई जाती है और रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट होते हैं कि भारत में किस तरह के वाकयात हो रहे हैं। इन वाकयात की बुनियाद पर भारत को दुनिया भर में रेप का दारुल खिलाफा होने लगा था। मकबूजा कश्मीर में नन्ही आसिफा पर जुल्म पर ही हम आज बात कर रहे हैं। जो कुछ हुआ और अब जो उसके बाद हो रहा है कितना बुरा है, लेकिन बहुत ज्यादा आवाजें भी उठ रही हैं और सबसे एक जो बात हैरान कुन है वो ये है कि इंडिया के अंदर से आवाजें उठ रही हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज, सोशल वर्कर्स, बहुत सारे हैं इस तरह के जिनकी आवाज सुनी जाती है, जिन्हें पढ़ा जाता है, वो इस बच्ची के हक में आवाज उठा रहे हैं। इसी पर हम बात करेंगे इस वक्त प्रोग्राम लेकिन में हमारे साथ मौजूद हैं हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मोहतरमा मिशाल मलिक साहबा। मिशाल, बहुत शुक्रिया, आपने इतने अहम टॉपिक पर वक्त निकाला हमसे गुफ्तगू के लिए। मिशाल, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये पहला वाकया तो नहीं है कि किसी मासूम बेटी की इज्जत लुटी हो कश्मीर में, और जितने लोग हैं आज़ादी की तहरीक में शामिल हैं वो ये सब देखते रहे हैं, ये खबरें पढ़ते रहे हैं, सुनते रहे हैं, लेकिन ये जो बच्ची के साथ वाकया हुआ है मिशाल, उसके बाद जो रिस्पांस सामने आ रहा है, नंबर 1 इंटरनेशनल मीडिया की जानिब से जिस तरह से रिपोर्ट किया गया है, नंबर 2 विद इन इंडिया जो रिस्पांस सामने आ रहा है, जिस तरह से लोग इसे कंडेम कर रहे हैं और इस पर मांग रहे हैं कि अब जस्टिस होना चाहिए आसिफा के लिए। डू यू थिंक इट्स अ पॉजिटिव साइन और यू थिंक इट्स टू लेट नाउ? देखिए, काफ़ी अरसा पहले ये इंसिडेंट हुआ है। आई एम ग्लैड कि कुछ थोड़े बहुत जो लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर भी द डव्स हैव स्टार्टेड स्पीकिंग अप, क्योंकि जब से आरएसएस की बैक्ड गवर्नमेंट आई है शिवसेना की, तो जितने भी हॉक्स हैं वो सारे यूनाइटेड हो गए और रेडिकल माइंडसेट के लोग, और स्पेशली जो हिंदुत्व और सैफनाइजेशन के अंदर बिलीव करते हैं। बट जहाँ तक रेप की बात है, नेचुरली पूरी दुनिया के अंदर ये बहुत मशहूर है कि बहुत ही वहाँ पे इनसिक्योरिटी है विद इन इंडिया। वहाँ पे जब टूरिस्ट भी आती हैं, लड़कियों के साथ किस तरह गैंग रेप किया जाता है, और ये तो एक फैशन सा बन गया है वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली, जो एक बहुत ही हाईली कंडेमेबल बात है, चाहे आप किसी भी मुल्क से हो। मगर रेप इज़ अ क्राइम एंड द कल्प्रिट्स एंड द पीपल इन्वॉल्व इन इट शुड बी हैंग्ड, एग्जाम्पलरी पनिशमेंट होनी चाहिए। बट जो डिफरेंस मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर है, द पॉइंट इज़ कि आपको इफ़ यू रिकॉल 1947 में एक मास मैसेकर हुआ था जम्मू के अंदर, जहां लाखों मुसलमानों को स्लॉटर किया गया था। और उसके बाद अब कभी आपका मौका मिले आपको जम्मू विजिट करने का, तो दिस इज़ लाइक अ सिटी ऑफ टेम्पल्स। वहाँ पे हर जगह आपको टेम्पल्स मिलेंगे, आर्टिफिशियली वहाँ पे चेंज कर दी गई हैं जो है डेमोग्राफी वहाँ की। तो अभी भी ये जो बकरवाल कम्युनिटी थी, जो इसको भगाने की बात थी, वो सिर्फ एक परवर्जन या कोई साइकोपैथ नहीं थे जो कि रेप कर रहे थे एक बच्ची को। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर कुछ रेप के इंसिडेंट्स हुए हैं, उनके पीछे कोई एक स्ट्रैटेजी नहीं थी। यहाँ पे तो एक स्ट्रैटेजी नजर आ रही है कि जो बकरवाल कम्युनिटी है उसको डरा धमका के यहाँ से गायब किया जाए। जिस तरह अभी उनके लाल सिंह ने भी बड़ी खतरनाक किस्म की स्पीच की, जिसके अंदर मिनिस्टर ने और फिर उसके बाद एक और 2 मिनिस्टर्स ने की, जिसमें उन्होंने धमकी दी, 2016 में भी धमकी दी, और जो रिकॉर्ड के ऊपर है उसकी वीडियोस भी हैं कि जो भूल गई है गुज्जर कम्युनिटी, जो बकरवाल कम्युनिटी है, कि 1947 में क्या हुआ था। तो ये धमकी और ये बाकायदा एक स्ट्रैटेजी के तहत वहाँ पे भी जो बच्चे कुछ मुसलमान रह गए हैं जो बकरवाल कम्युनिटी, उनको टेरराइज किया जाए। मिशाल, मुझे ये बताइए, अब ये बकरवाल कम्युनिटी, आपको लगता है कि अगर ये सपोर्ट दुनिया भर से शो की जा रही है तो ऑन ग्राउंड उनके लिए कोई हालात बेहतर हो रहे हैं, या ऑन ग्राउंड रियलिटी चेंज नहीं हो रही इससे और उन्हें उसी तरह के मसाइल का कल सामना करना पड़ेगा? ऑन ग्राउंड तो बहुत ही ख़तरनाक हालात हैं इस वक्त वहाँ पे, इतनी ज़्यादा, क्योंकि वो माइनॉरिटी में है। वहाँ जितनी उनकी कम्युनिटी है उसको बहुत ज़्यादा हरास किया जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है। वो अपनी कोई कंप्लेंट रजिस्टर नहीं कर सकते। आपको पता है लास्ट ईयर जिस तरह सॉर्ड्स लेके आरएसएस के लोग घूम रहे थे प्रोटेस्ट के अंदर, वही हालात हैं वहाँ पे। वहाँ पे जो पुलिस भी है, पुलिस का बंदा खुद इन्वॉल्व था इस रेप केस के अंदर, और बीजेपी के मिनिस्टर्स और सिविल सोसाइटी, यहाँ तक कि अब लॉयर्स होते हैं। अब मुझे ये बताइए, जो हिंदू एकता मंच है जो इनके हक में कर रहे हैं, रैलीज निकाल रहे हैं, उनमें तो अब बीजेपी के लोग भी शिरकत कर रहे हैं और खुलेआम शिरकत कर रहे हैं, तो क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि वहां की कठपुतली हुकूमत कोई इस मामले में जस्टिस प्रोवाइड कर पाएगी फैमिली को?
یہ تو سارے کھل کے ایکسپوز ہو رہے ہیں. اب تو پہلے تو یہ کر رہے ہوتے تھے کرائمز ان کی انڈین آرمی کرتی تھی, اب تو ان کے جو عام لوگ بھی ہیں وہ بھی چڑھائی کر رہے ہیں, جو وہاں کی اصل میں جو کمیونٹی جو بسنے والے بکروال جو ہماری جپسی کمیونٹی ہے, اور یہ بڑے ہی پیسفل لوگ ہوتے ہیں. ان کا کوئی پالیٹکس سے زیادہ یہ ایکٹیو نہیں ہوتے, نہ ان کا اگر آپ ان کا کوئی بھی دیکھ لیں جب بھی کہیں آتے ہیں سردیوں کے اندر یہ جموں سائڈ پر آ جاتے ہیں, گرمیوں میں یہ سری نگر کی سائڈ پہ چلے جاتے ہیں جہاں زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے. تو ان کا کوئی لنک نہیں ہوتا. یہ دودھ اور یہ وغیرہ جو ڈیری پروڈکٹس ان کا کام بڑا ہی پیسفل ہے. تو ان کو باقاعدہ جو اس وقت کیا جا رہا ہے, اور جو اب دیکھیں نا بکروال کمیونٹی کہاں جائے, کس کے پاس جسٹس کے لیے جائے, لائرز ہوتے ہیں یا پولیس ہوتی ہے, رائٹ. اور اسٹیٹ کا تو آپ کو پتہ ہی ہے, اسٹیٹ کا تو بس یہی کام ہے کہ وہاں پہ ڈریکونین لاز کو امپوز کیا جائے. آج تک جتنے بھی چاہے سی بی آئی کے پروبز ہوں یا کوئی بھی پروبز ہوئے ہوں انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں, ہزاروں دفعہ پروبز اناؤنس کیے گئے ہیں کہ کمیشنز بنائی جائیں گی, مگر کبھی بھی جو کلرز ہیں جو انڈین آرمی رہی ہے جس میں موسٹلی انوالوڈ, کبھی بھی ان کو پروسیکیوٹ نہیں کیا گیا. تو ابھی بھی وہ کس کے پاس جائیں, کیونکہ ریلیوں میں بھی the lawyers are coming out, وہاں پہ وہ بھی ریپسٹ کے حق کے اندر ہیں سارے کے سارے. اور جس بے رحمی سے اور جس جگہ پہ جا کے, یہ بھی ایک بہت بڑا میسج ہے کہ اس کو ٹیمپل میں جا کے انہوں نے مذہب کو یوز کیا ہے, کیونکہ یہ مذہب کی بنیاد پہ یہاں پہ آگ لگانا چاہتے ہیں کہ ایک ٹیمپل میں ہمیں کتنی نفرت ہے مسلمانوں سے. یہ اپنے مذہب کو, جو ان کا مذہب ہے, اس کو بھی انہوں نے کمپلیٹ ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کی طرف یہ لے کے جا رہے ہیں. ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے, کیونکہ ان کو پوری پیٹرنیج ہے اسٹیٹ کی, بی جے پی کی سرکار کی, جو کہ آئے بھی ریڈیکل ووٹ پر ہیں, کہ سارے جو ہندو ووٹس ہیں ان کو سب کو یہ کہنا کہ سب جگہ تمہاری ہے, پورے ہندوستان میں جو مائنورٹیز ہیں ان کو بھی فورسڈ کنورژن کی جائے. تو یہ تو اس کے ریپل ایفیکٹس ہوتے ہیں. اب مجھے کشمیر کا تو ان کا پرومس تھا جموں اینڈ کشمیر. اب مجھے یہ بتائیے کہ انٹرنیشنل میڈیا جب اس کو رپورٹ کر رہا ہے, فالو اپ سٹوریز بھی کر رہا ہے, لیٹ بٹ اب کیا جا رہا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ صرف ایک بگر پکچر ہے, کیا وہ بہتر طریقے سے انٹرنیشنل فورمز پر سامنے آ سکے گی, وہاں سے کوئی کارروائی ہوگی جب یہ دکھایا جائے گا؟ کیونکہ یہ رپورٹ کیا ہے, واشنگٹن پوسٹ نے بھی کیا ہے, نیو یارک ٹائمز نے بھی کیا ہے, کہ کس طرح سے یہ لینڈ ڈسپیوٹس ہیں اور کس طرح سے جو ہندوز ہیں وہ یوز کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف. یہ کتنا بڑا ایشو بنتا جا رہا ہے کہ اب بچیاں نشانہ بن رہی ہیں اس لڑائی کے. تو آپ کو لگتا ہے کچھ اس پر کام ہو سکے گا انٹرنیشنل فورم پر, اگر اس کو صحیح طریقے سے اب آگے فالو اپ کیا جائے اس کا؟ اس کو بالکل مین چیز یہ ہے کہ ڈائریکشن کیا دینی ہے. اب گارڈین میں بھی آیا ہے, بی بی سی میں, انٹرنیشنلی بھی اس پہ رپورٹنگ اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ اب ہندوستان کی سیلیبریٹیز بھی باہر نکل آئے ہیں. کشمیر کے اوپر آواز اٹھتی ہے انٹرنیشنلی, مگر اتنی زیادہ نہیں اٹھتی کیونکہ ہندوستان کا پروپیگینڈا بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. مگر جو میں ایسپیکٹ جس کی بات کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ صرف اس کو اسی بیسس پہ, جس طرح میں جو ٹویٹس دیکھ رہی ہوں انڈیا کے اندر, کہ اس کو صرف اس اینگل سے دیا جا رہا ہے کہ چلڈرن کے رائٹس یا ویمن کے رائٹس سپریس کیے جا رہے ہیں, یا ان کو بے رحمی سے ریپ کیا جا رہا ہے اور اکاؤنٹیبل نہیں ہو رہے ریپسٹ. صرف اس کا یہ ایسپیکٹ نہیں ہے کہ کوئی سائیکوپیتھ, جو میں نے پہلے کہا, یا پرورژن کے بارے میں لوگ یہ کر رہے ہیں. یہ اس کے پیچھے ایک اسٹریٹجی ہے, اور جو اصل ریزن ہے کہ وہاں کی جو عوام ہے, جو ٹرو ریپرزینٹیٹیوز ہیں, ان کی ڈیموگرافی چینج کیے جا رہی ہے, جو کل کو پلیبسٹ کو ڈائریکٹ اٹیک کرے گی. یہ کوئی سیاسی میں اپنی طرف سے نہیں بنا رہی, ہے ایکچولی آن گراؤنڈ جو وہ کر رہے ہیں, جو ان کا میسج جا رہا ہے, اور جو ان کے سپورٹرز ہیں جو وہ بھی کہہ رہے ہیں. اور اب تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو انریسٹ کرایا جا رہا ہے, بی جے پی کے سیکرٹری جنرل اور سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انریسٹ جو آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں اس کے خلاف اتنی زیادہ آواز اٹھ رہی ہے, دیٹ از بیکاز آف پاکستان. آئی مین دس از کمپلیٹ نان سینس. یہ پولیٹیسائز کرے, مگر ان کی کیونکہ کھل کے ان کی اسٹریٹجی سامنے آ گئی ہے کہ یہ لوگوں کو ڈرا دھمکا کے, بچر کر کے, ریپ کر کے, سیڈیٹ کر کے 8 دن بچی کو بھوکا رکھا انہوں نے, اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے کیا. ہمیں تو ساری رپورٹ ایگزیکٹ پتہ بھی نہیں چل رہی ہے کیا اس بچی پہ گزرا, اس کی ڈیڈ باڈی کو بھی نہیں بخشا. اور یہ فیکٹ ہے کہ یہ ڈیڈ باڈیز کو بھی نہیں بخشتے ہیں. وہاں پہ ابھی ریسنٹلی جو اتنے زیادہ ہمارے جوان لڑکے شہید ہوئے ہیں, ان کی ڈیڈ باڈی سڑکوں پہ انہوں نے پھینکی, ان کو مار کے سرچ آپریشن میں, اور بعد میں ان کی ڈیڈ باڈیز پہ بھی بلٹس مارے. ان کو اتنی زیادہ نفرت ہے ٹو سچ ایکسٹینٹ کہ یہ مطلب ان کی سینٹی بھی نہیں کام کر رہی ہے. تو وہ اینگل دکھانا بہت لازمی ہے کہ اس ہیومن رائٹس وائلیشن, جو گروس ہیومن رائٹس
वायलेशंस हैं, इसके पीछे एक्चुअल रीजन क्या है, क्या नफरत का रीजन है जिसकी वजह से इनको सरकार भी प्रोटेक्ट करी है रेपिस्ट को। चले दूसरे रेप होते हैं इंडिया के अंदर, जो मेरा भी दिल बहुत दुखता है कि कहीं भी नहीं होना चाहिए औरतों और बच्चों के साथ, मगर वहां पे इस तरह नहीं सरकार बाहर निकलती है कि उनके अपने लोग लेजिस्लेटर्स निकल रहे हैं, उनके पार्टी वर्कर्स निकल रहे हैं, सोशल वर्कर्स निकल रहे हैं और इनको रेपिस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मिशाल, थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त निकाला और इस इंतहाई अहम मामले पर आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मिशाल जिस तरह आवाज उठा रही थी, जिस तरह बात कर रही थी, बहुत जरूरी है एक बार फिर, ताकि आप सबको ये याद रहे, आप सबको अंदाजा हो इस मामले की हसासियत का, इसकी सेंसिटिविटी का। आप बहुत अरसे से मसला कश्मीर के बारे में सुनते आ रहे हैं और शायद अब ये लगता है कि हम हर चीज सुन चुके हैं, हमने सब कुछ देख लिया है जो भी कश्मीर में हो रहा है। लेकिन ये चीज जब सामने आई है तो इस बात का अंदाजा हुआ है कि ये अब मसला कितना संगीन हो गया है और अब घर में बच्चियों तक मामला पहुंच गया है। चाहे भारत में रेप केसेस हो, पाकिस्तान में रेप केसेस हो, कहीं भी दुनिया के किसी भी हिस्से में रेप के केसेस हो, तो दिल दुखता है उसी तरह से जैसे आपके घर में आपकी खुदा ना खास्ता बच्ची के साथ ये ज्यादती हुई है और आप उसी तरह रिलेट करते हैं, हर एक पेरेंट रिलेट करता है, हर एक भाई रिलेट करता है। लेकिन यहाँ मामला सिर्फ रेप का नहीं है। वो जितने सेलिब्रिटीज इंडिया के आज ये बात कर रहे हैं, जितनी भी पर्सनालिटीज आज ये बात कर रही हैं कि इसको पॉलिटिसाइज ना किया जाए, इसे रिलीजियस बुनियादों पर ना देखा जाए, क्योंकि ये ह्यूमैनिटेरियन बुनियाद पर इस मामले को देखना चाहिए। तो जनाब ह्यूमैनिटेरियन बुनियादों पर ही ये मिन्नत समाजत और हर फोरम पर ये आवाज उठाई गई है कि कश्मीरियों पर जुल्म बंद किया जाए भारतीय फौजियों की जानिब से, क्योंकि ये बहुत अरसे से हो रहा है। कश्मीर की बेटियों के साथ बेहुरमती बहुत अरसे से हो रही है, कश्मीर की बेटियों का रेप बहुत अरसे से हो रहा है, वहां पर खवातीन की राह चलते चुटिया काट दी जाती है, ये बहुत अरसे से हो रहा है, ये पहला वाकया नहीं है। आज इंटरनेशनल मीडिया ने जब इसे रिपोर्ट किया तो आपको इस बात का अंदाजा हुआ कि ओह, अब इंडिया पर ये सवाल उठेगा कि उसके फौजियों की वजह से या उसके काबिज लोगों की वजह से मकबूजा कश्मीर में बच्चियां महफूज नहीं हैं। तो ह्यूमैनिटेरियन लेवल पर आपने आके ये बात की और बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं जो कह रहे हैं कि सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन लेवल पे बात की जानी चाहिए। जनाब नहीं, ये मामला रिलीजियस भी है और ये मामला पूरी हद तक पॉलिटिसाइज्ड भी है, क्योंकि आपके पॉलिटिशियंस इन रैलीज में मौजूद हैं और उस बच्ची को ले जाकर एक मंदिर में रेप किया गया। 5 दिन जहां उस बच्ची को रखा गया है वो एक मंदिर था, उसी को इस्तेमाल किया गया और उसी बुनियाद पर, रिलीजियस बुनियादों पर ही उस बच्ची को वहां दफन होने नहीं दिया गया, 8 किलोमीटर दूर जाकर दफनाया गया है। फिर शायद आफरीदी साहब ट्वीट करते हैं तो फिर भारतीयों को बहुत बुरा लगता है कि किसी पाकिस्तानी सेलिब्रिटी ने कश्मीर के हक में आवाज उठाई है। आवाज इसलिए उठाई जाती है ताकि इस तरह के वाकयात और पेश ना आए। आवाज तो कश्मीर के लिए पाकिस्तानी उठाते रहेंगे। प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात होगी मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद नवाज शरीफ की। आज अदालत ने ताहयात कायद की ताहयात नाअहली के हवाले से जो फैसला सुनाया है उस पर बात करेंगे। वही कमरा नंबर 1, वही जुमे का दिन, और अब लगता है जुमे का दिन मियां साहब पर खासा भारी साबित हो रहा है। 28 जुलाई 2017 को जब वजीर आजम के ओहदे से अदालत ने उन्हें नाअहल किया तब भी फ्राइडे था और आज भी जुमे के रोज एक और फैसला आ गया है जो मियां साहब को सियासत से ताहयात नाअहल कर गया है। लेकिन नवाज शरीफ के साथ साथ तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के करीबी साथी जहांगीर खान तरीन भी सियासत से ताहयात नाअहल हो गए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के अरकान पार्लियामेंट की नाअहली की मुद्दत की तशरीह से मुतालिक केस का फैसला सुना दिया जो 14 फरवरी को महफूज किया गया था। अदालत के मुतफ़िक़ा फैसले में जो कहा गया है, जो अहम निकात रखते हैं, कहा गया है कि जो शख्स सादिक और अमीन ना हो उसे आइन ताहयात नाअहल करार देता है और जब तक अदालती डिक्लेरेशन मौजूद है नाअहली रहेगी। अदालत का फैसले में यह भी कहना था कि आइन के तहत ताहयात पाबंदी इम्तियाजी, किसी से ज्यादती या गैर माकूल नहीं बल्कि उम्मीदवार की अहलियत पर आर्टिकल 62(1)(f) के तहत पाबंदी अवामी जरूरत और मफाद में है। अदालती फैसले में मजीद कहा गया है कि आर्टिकल 62(1)(f) इसलिए है कि दयानतदार, सच्चे, काबिल एतबार और दाना अफराद ही अवामी नुमाइंदे बने। 60 सफ़हात पर जनाब मुश्तमिल
कुरानी आयात, 18वीं तरमीम, मुख्तलिफ आईनी तरामीम के तज्ज़िया और अरकान पार्लियामेंट के लिए कोड ऑफ कंडक्ट का हवाला भी मौजूद है। लार्जर बेंच चीफ जस्टिस जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस अजमत सईद शेख, जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस सज्जाद अली शाह पर मुश्तमिल था। जस्टिस अजमत सईद शेख ने अपने इजाफी नोट में लिखा है कि मैं साथी जज जस्टिस उमर अता बंदियाल के हतमी फैसले से इत्तेफाक करता हूं, तहम फैसले की वजूहात से मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक नहीं करता। जस्टिस अजमत सईद ने मजीद लिखा है इजाफी नोट में कि आइन का आर्टिकल 62(1)F इस्लामी अक़दार से लिया गया है। मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने लिखा है कि कुछ वकला ने यह दलील दी कि 62(1)F इंतहाई सख्त है। ये दलील पार्लियामेंट के ऐवान में तो दी जा सकती है, अदालत में नहीं दी जा सकती, और जिन्होंने ये दलील दी वो या तो पार्लियामेंटेरियन रहे या तरमीम के वक्त ऐवान का हिस्सा थे। जस्टिस अजमत सईद के इजाफी नोट के मुताबिक आइन साजों ने जानते बूझते 62(1)F में नाअहली की मुद्दत का तयन नहीं किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट आइन में ना कमी और ना ही कोई इजाफा कर सकती है। आर्टिकल 62(1)F कहता है कि पार्लियामेंट का ख्वाहिशमंद शख्स समझदार हो, पारसा हो, ईमानदार हो और किसी अदालत का फैसला उसके खिलाफ ना हो। अब मियां साहब तो ताहयात रुकने पार्लियामेंट नहीं बन सकेंगे। इस पर नून लीगी अरकान सख्त नाला नजर आ रहे हैं। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने भी इस पर अपना पॉइंट सामने लेकर आए हैं। वो उनका कहना है कि नवाज शरीफ महज एक फर्द का नाम नहीं, ये एक नजरिए और फलसफे का नाम है जिसकी बुनियादें पाकिस्तानी अवाम की खिदमत, आइन की सरबुलंदी और वोट की हुर्मत पर इस्तवार हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ जैसे रहनुमा अपनी जमात और अवाम की रहनुमाई के लिए किसी रिवायती ओहदे और मनसब के मरूने मिन्नत नहीं होते। शहबाज शरीफ के मुताबिक इस फैसले के बावजूद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की रहनुमाई में मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के तौर पर जिंदा है और जिंदा रहेगी। जबकि मरियम नवाज शरीफ ने सियालकोट में पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन से कुछ देर पहले खिताब किया। उन्होंने अदालती फैसले पर खुलकर तनकीद की। जब आपने नवाज शरीफ को वजीर आजम हाउस से बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाल दिया, उसके बाद आपने उसको मुस्लिम लीग नून की सदारत से भी निकाल दिया, तो क्या वो कमजोर हुआ या मजीद ताकतवर हुआ? और अब तो नाअहल कर दिया जिंदगी भर के लिए, तो क्या वो और मजबूत हुआ या कमजोर हुआ? और अब बात करेंगे दूसरी जानिब इस फैसले से एक और शख्सियत मुतासिर हुई है बहुत ज्यादा। तहरीक इंसाफ के साबिक जनरल सेक्रेटरी, पीटीआई के इंतहाई अहम तरीन रुकन जहांगीर तरीन, जो बजाते खुद इस फैसले के बाद ताहयात नाअहल करार पाए हैं, उन्होंने अलग मंतक पेश की है। तरीन साहब कहते हैं कि आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहली ताहयात होनी चाहिए, लेकिन मेरे और नवाज शरीफ के केस में जमीन आसमान का फर्क है। मैंने कोई चीज नहीं छुपाई, मेरा कारोबार शफाफ है। नहीं करते, खास तौर इसलिए क्योंकि ये गिल्टी है। मैंने गलत काम किया ही नहीं है। इन लोगों ने तो मनी लॉन्ड्रिंग भी की है, करप्शन भी की है। 1993 से महलात में इन्होंने खरीदे हुए हैं नाजायज पैसे के साथ, तो इसलिए ये बातें शोर करते हैं। मेरा तो केस है बिल्कुल मुख्तलिफ है। इमरान खान के बड़े अच्छे दोस्त हैं जहांगीर तरीन साहब, लेकिन इमरान खान साहब के एक और बड़े अच्छे दोस्त हैं, तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी भी हैं, शेख रशीद साहब। वो इस फैसले को इंतहाई खुशाइन करार दे रहे हैं। ऐसा ही दिखाई दे रहा था मेरे पास तो आईनी तौर पर किसी ने इसकी डेफिनेशन इसी किस्म की थी जो फैसला आया है, और 62-63 जो है पाकिस्तान के आइन का मेन आइन है, मेन उसका आर्टिकल है। तो इसमें जो फैसला आया तो जाहिर है ये फैसला है और ये सबके लिए काबिल कबूल। ये तो वो दो पार्टीज थी जो इस फैसले से मुतासिर भी हुई हैं और उसके बाद इनके कमेंट्स भी आपने सुन लिए। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प और सबसे अहम तबसरा आया है पीपल्स पार्टी की जानिब से। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह की सबसे पहले बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ को इस कानून के तहत सजा मिली, उस कानून के तहत सजा मिली है जिसको 18वीं तरमीम की मंजूरी के वक्त खत्म किया जा सकता था, मगर मियां साहब ने हमारी बात नहीं सुनी। पानामा के सिलसिले में भी हमने अपोजिशन ने यह कोशिश की कि हम अपने फैसले करें, पार्लियामेंट खुद अपना फैसला करे, सियासतदानों का फैसला पार्लियामेंट करे, मगर मियां नवाज शरीफ ने बार बार कहने के बावजूद भी
पार्लियामेंट के उस गुजारिश को, अपोजिशन की उस गुजारिश को तस्लीम करने के बजाय उसने जाके सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने आइन के तहत फैसला किया। खुर्शीद शाह ने इंतहाई दिलचस्प तबसरा किया है, बहुत अहम बात की है, मगर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भी इस पर कमेंट किया है। उनका कहना है कि वो सियासतदानों की किस्मत का फैसला अवाम के हाथों होने पर ही यकीन रखते हैं, लेकिन बदकिस्मती से पीटीआई और नून लीग हमारी सियासत को खुद अदालतों में लेकर गई। अब इस फैसले पर तबसरा जो भी हो, लेकिन एक बात तो तय है कि इस फैसले ने 3 मर्तबा मुंतखब होने वाले वजीर आजम और नून लीग के ताहयात कायद नवाज शरीफ और पीटीआई के साबिक जनरल सेक्रेटरी और इमरान खान के इंतहाई करीबी साथी जहांगीर तरीन के इंतखाब का अब मुकम्मल खात्मा कर दिया है। इसी पर बात करेंगे, तज्जिया लेंगे, कानूनी निकात पर भी रोशनी डालेंगे हम इस तफसीली सेगमेंट में। और इसके लिए सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है रहनुमा मुस्लिम लीग नून, तर्जुमान पंजाब हुकूमत मलिक अहमद खान, और इसके साथ पीपल्स पार्टी से मैं ज्वाइन किया चौधरी मंजूर साहब ने। मंजूर साहब, अगर आपकी इजाजत हो मैं शुरू करना चाहती हूँ मलिक अहमद खान साहब से। सबसे पहले मलिक अहमद खान साहब, आप लोग बार बार नाअहल हो रहे हैं और आपके कायद के साथ जो हो रहा है वो भी सबके सामने, और जुमे का दिन मेरे ख्याल में लिख दिया गया है कि जब नाअहली बार बार उसकी खबर आती है। हतमी फैसला अब आ गया है नाअहली से मुतालिक। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या आज के इस फैसले से कोई फर्क पड़ेगा, जो किरदार, जो रोल पॉलिटिकल है नवाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून के अंदर, या कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनके रोल पर? नहीं, कतई तौर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा और उनकी गाइडेंस में ये बात चलती रहेगी। वो एक बड़ी जमात के एक कायद मुंतखब हैं और उनको कायद मुंतखब होने से तो नाअहल नहीं किया गया। लेकिन राबे, इसकी जो इंटरेस्टिंग बात है वो आप देख सकती हैं कि इस फैसले को आप 4 हिस्सों में ब्रीफली तकसीम कर लें कि केस क्या था। 62(1)(f) में क्वालिफिकेशंस हैं और वो क्वालिफिकेशंस पर इन्हीं बेंचेस के अपने फैसले लहरी केस के कंसोलिडेट होने से पहले मौजूद हैं, जिसमें कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन उसको कहा गया जिसके अंदर शहादत रिकॉर्ड की गई हो। एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद दिया गया फैसला कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन होगा, इस पर फैसला मौजूद है। और फिर उसको आप देख लें कि जो अवामी इख्तियार है, जो आइन ने तय कर रखा कि वोट के ज़रिए, आप उसको देख लें कि ये इख्तियार दूसरी बार, मुझे इस चीज़ पर मुझे एतराज़ है कि जब वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी थे तो मुस्लिम लीग नून ने एक पोजीशन ली जो कि नहीं होनी चाहिए थी। 2 wrongs can't make 1 right। आज जो बिलावल साहब ने बात की, उनकी इस हद तक बात को हम अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने अवामी हक को तस्लीम किया। चलें, कुछ आधी बात तो मानी गई किसी एक जगह से, ये उसी डायलॉग का हिस्सा है। लेकिन ये एक रियलिटी है कि ये फैसला जो आज आया, इस फैसले में बज़ाहिर कुछ पहले से सेटल्ड जो तरतीब दी गई जुरिस्डिक्शन थी वो सारी चेंज हुई और क्वालिफिकेशन को एज डिस्क्वालिफिकेशन रीड किया गया। मुझे हैरानगी इस बात पे है। अच्छा, मुझे ये बताइए मलिक साहब, आपने बिलावल का भी बयान का जिक्र किया है, जो पीपल्स पार्टी बात कह रही है, कुछ होते हैं सियासी फैसले ऐसे जो आपको बाद में आके हॉन्ट करते हैं। मियां साहब कहते हैं वो पहले नजरियाती नहीं थे, अब वो नजरियाती हो गए। जब पीपल्स पार्टी ने आप लोगों से गुजारिश की 18वीं तरमीम के वक्त के इस कानून को निकाल दें, तब आप वो बात नहीं माने, वो आज इस बात का जिक्र कर रहे हैं, तो गलत तो नहीं कर रहे? नहीं, देखिए, वही गलती पीपल्स पार्टी भी दोहरा रही है। हाँ। और जब हमने कहा कि इसमें तरमीम की जाए तो पीपल्स पार्टी ने इनकार कर दिया। तो मैं तो कह रहा हूं कि टू wrongs will never make 1 right। अगर उस वक्त हमने गलती की थी तो आज ये कर रहे हैं, ठीक है। इसमें तो कोई आपके सामने आज हर किसी की पीपल्स पार्टी का नजरिया तब्दील हो गया। मंजूर साहब से पूछ रहे थे, मलिक मंजूर अहमद साहब, आप लोगों का तो नजरिया अब तब्दील नहीं हुआ है। वो कह रहे हैं कि हमने गलती की तो आप गलती सुधार दें। मंजूर साहब सुन सकते हैं मुझे? मंजूर साहब से हम कोशिश करेंगे कि हम राब्ता करें, उनसे इस बात का जवाब भी लेंगे। इसके साथ साथ हम आपको बता दें, हमें ज्वाइन किया इस सेगमेंट में साबिक जज सिंध हाई कोर्ट जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब ने, और माहिर आईन और कानून जनाब अहमद अवैस साहब भी हमारे साथ मौजूद है। अहमद अवैस साहब, इससे पहले कि मैं दोबारा जाऊं मलिक साहब के पास और मंजूर साहब से भी सवाल पूछूं, अहमद अवैस साहब के पास हम जाते हैं। शाइख उस्मानी साहब, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। ताहयात नाअहली के हवाले से कैसा देखते हैं आज का फैसले को आप? देखिए, ये फैसला तो मुझे पहले से ये
معلوم تھا کہ یہی فیصلہ ہوگا، اور میں نے کتنی چینلز میں یہ بات دہرائی ہے، بہت پہلے دہرائی ہے اور ہمیشہ بتایا ہے کہ یہی ہوگا فیصلہ، چونکہ جب ایک جج کسی آئین کی شق کو انٹرپریٹ کرتا ہے تو وہ تو اس کے لفظی معنی کو دیکھتا ہے اور اس کے جنہوں نے قانون بنایا ہے ان کے جو انٹینشنز ہیں ان کو دیکھتا ہے اور اس کے لحاظ سے انٹرپریٹ کرتا ہے. تو جو اس کو پلین ریڈنگ جو 62(1)(f) کی ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس میں کوئی لمٹ نہیں دی گئی، کسی ٹائم لمٹ نہیں دی گئی. اور جبکہ نیکسٹ آرٹیکل جو 63 ہے اس میں H اور G میں باقاعدہ ٹائم لمٹ دی گئی ہے. شاید اس وجہ سے چونکہ 63(f) جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے کرائم سے، کوئی الزام سے، وہ مجرم کو سزا سے، تو اس صورت میں تو یقیناً سزا جب ایک دفعہ دے دی جائے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو نہیں ہوتی، اس کے بعد انسان نارمل زندگی گزار سکتا ہے. لیکن جب آپ بات کرتے ہیں 62(1)(f) کی تو اس میں مورل ایسپیکٹس انوالوڈ ہیں کہ وہ انسان کیا صحیح معنوں میں ایماندار ہے، کیا وہ صادق ہے، کیا وہ امین ہے. جب یہ مورل ایسپیکٹس آپ دیکھتے ہیں تو اس میں پھر کوئی سزا تو نہیں ہے، اس میں تو اس وجہ سے ان کو کہا گیا کہ وہ نااہل ہیں کیونکہ اس قسم کا شخص جو ہے وہ ملک میں حکومت نہیں کر سکتا. تو اس میں یقیناً کوئی گنجائش نہیں تھی جج حضرات کے لیے کہ کوئی اور انٹرپریٹیشن کر سکے. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں یہ ایکسپیکٹڈ تھا اس طرح کا ہی فیصلہ آنا. ڈیکلیریشن کے حوالے سے ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آج کے فیصلے میں آیا ہے، وہ بھی آپ سے ہم نے پوچھا، لیکن اس سے پہلے ذرا جو پولیٹیکل طور پر اس کو دیکھا جا رہا ہے، بڑے زبردست کامنٹس آ رہے ہیں، اس پر ہم بات کر رہے تھے. اور منظور صاحب اگر آپ مجھے سن سکتے ہیں اب، تو ملک احمد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو خورشید شاہ صاحب نے بات کی ہے کہ 18ویں ترمیم کے وقت ہم نے کہا تھا اس قانون کو نکال دیں، اس وقت ہماری بات نہیں سنی گئی، اس وقت ہم غلطی پر تھے، آج پیپلز پارٹی غلطی نہ کرے، آج ہم جب ان سے اسی بات کی ریکویسٹ کر رہے ہیں تو وہ ہماری بات نہیں مان رہے. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ منظور صاحب سے ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا، لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جو ہم نے ضرور ان سے پوچھنا. آپ کے پاس دوبارہ آئیں گے شائق عثمانی صاحب. یہ عدالت کی ڈیکلیریشن کے بغیر اب یہ فیصلہ تبدیل نہیں ہو سکتا، اس سے کیا مراد ہے عدالت کی؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر عدالت بعد میں کوئی فیصلہ کر دے کسی اور وجہ سے کہ ان کو صادق امین وہ نہیں اب ہیں، یا وہ اس فیصلے میں کوئی غلطی ہے کچھ ہے، تو اس صورت میں وہ اپنی جگہ پر. لیکن جب تک کہ کوئی اور فیصلہ اس کو کاؤنٹر مینڈ نہیں کرتا، اس کو چینج نہیں کرتا، تب تک یہ فیصلہ برقرار رہے گا. تو یعنی اس کے مطلب یہ بھی ہوا کہ اگر فرض کیا انہوں نے امینڈمنٹ کر دی، بعد میں PMLN وہ الیکشن جیت جاتی ہے اور ان کے پاس 2/3 میجورٹی ہو جاتی ہے اور وہ امینڈمنٹ کر دیتے ہیں آئین میں، تو اس کے باوجود یہ فیصلہ برقرار رہے گا جب تک کہ یہ فیصلہ برقرار رہے گا عثمانی صاحب. یا پھر یہ فیصلہ جو نواز شریف کے حوالے سے کیا گیا ہے اور جہانگیر ترین کے حوالے سے اگر ابھی ہم دیکھیں، ان دونوں کے لیے یہ فیصلہ برقرار رہے گا یا آنے والے وقتوں میں تمام فیصلے برقرار رہیں گے اور اب اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا عدالت کے ڈیکلیریشن کے بغیر؟ نہیں، یہ تو اس میں انہوں نے کہا ہے نا، دو چیزوں میں ان کا صرف مقصد یہ تھا کہنے کا کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ اگر امینڈمنٹ کر دی جائے آئین میں اور چینج کر دیا جائے اس آئین کی شق کو، تو اس کے بعد یہ دوبارہ یہ صادق امین ڈکلیئر ہو جائیں گے. اس چیز کو انہوں نے پہلے سے کلیئر کر دیا. یعنی اب پارلیمنٹ اگر چاہے بھی اگر ان کو چاہیے کرانا تو اس کے لیے ان کو دوبارہ امینڈمنٹ اب یعنی پارلیمنٹ چاہے بھی اور نون لیگ کو وہ سپورٹ حاصل ہو بھی جائے، الیکشنز کے بعد ان کی میجورٹی آ جائے یا ابھی ان کو وہ سپورٹ حاصل ہو جائے جس سے وہ اس قانون کو ختم کر دیں، آئین میں تبدیلی کر دیں، اس کے باوجود یہ تاحیات نااہلی دونوں کی برقرار رہے گی، ایسا ہی ہے؟ جی بالکل برقرار رہے گی. اور بالکل ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. احمد اویس صاحب آپ کے پاس آئیں گے. یہ ڈیکلیریشن والی بات بھی ہے، یہ بھی آپ سے ہم نے ڈسکس کرنی ہے، لیکن جہانگیر ترین صاحب نے اب کہا ہے کہ وہ ریویو فائل کریں گے. آپ کو لگتا ہے جہانگیر ترین کے ریویو سے متعلق یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ کوئی اچھی خبر آ سکتی ہے؟ آپ کو امید ہے اس بات کی کہ ریویو میں کوئی اچھی خبر آ سکتی ہے جہانگیر ترین صاحب کے لیے؟ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ ریویو ایک ایکسرسائز ان فیوٹائل ہوگی اور کوئی اس میں ایسی پاسبلٹی نظر نہیں آتی کہ کوئی تبدیلی جو ہے وہ یہ ایسا ہو جائے. اچھا،
کیونکہ یہ جو فیصلہ ہے بڑا ڈیلیبریٹڈ ہے, اس کے اندر بڑی ڈیٹیلز ہے, انہوں نے یہ ساری چیزیں جو ہے مینشن کی ہیں, اور یہ ایک آئینی پابندی جو ہے قطعاً لگی ہوئی ہے کوالیفیکیشن اینڈ ڈسکوالیفیکیشن کی. اس کو اس میں کیونکہ کوئی لمٹ فکس نہیں کی ہوئی ہے, اس لیے اس میں کوئی تبدیلی پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, مجھے یہ بھی بتا دیجیے, لیکن بہرحال ان کا حق ہے. ٹھیک ہے احمد اویس صاحب, ابھی جو ڈیکلیریشن کی بات ہے کہ عدالت کی ڈیکلیریشن کے بغیر اب یہ فیصلہ تبدیل نہیں ہو سکتا, اس میں اب جو آنے والے کبھی بھی کوئی فیصلہ آتا ہے کسی کی نااہلی کے حوالے سے, کیا اس میں یہ دوبارہ پوائنٹ مینشن کیا جائے گا ڈیکلیریشن کا, تو ہی یہ سمجھا جائے کہ اب اس میں کسی قانون کے ختم ہونے کے باوجود اس میں عدالت کی مداخلت کے بغیر اس فیصلے کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا, یا صرف ان دو شخصیات کے لیے, اس کو کس طرح سے دیکھا جائے گا اس ایک پوائنٹ کو ڈیکلیریشن والے؟ نہیں جی نہیں, دیکھیں یہ ججمنٹ ان ریم ہے, یعنی یہ سب کے اوپر اپلائی کرتی ہے. انہوں نے آبجیکٹیولی ایک فیصلہ کر دیا ہے, انہوں نے انٹرپریٹیشن کر دی ہے, ڈیفائن کر دیا ہے اس آرٹیکل 62(1)(2) میں لمٹ, ٹائم لمٹ کے اوپر. اب کل کو اگر کوئی ایسی پروپوزیشن میں ایک لارجر بینچ بن جاتا ہے, کسی اور سملر پروپوزیشن کے اوپر ایک بڑا بینچ بنتا ہے جو 5 ججز سے بھی زیادہ بڑا ہوگا, اور وہ فیصلہ کر کے اس فیصلے کو اپسیٹ کر دیں, تو پھر اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ یہ ہوگا, وہ دیٹ ول بی another ڈیکلیریشن, اور وہ اس کو ختم کر سکتا ہے. So for now you're saying, بالکل عام الفاظ میں تاکہ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بڑے آسانی سے سمجھ سکیں, for now آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کے ہاتھ میں اب اس نااہلی کے معاملے میں کچھ نہیں رہا, پارلیمنٹ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے, یہ اب جو کچھ ہے یہ عدالت کے حق میں ہے, اور عدالت نہیں کرنا ہے, اور ایک اور ڈیکلیریشن بائی اے لارجر بینچ جو ہے وہ اس فیصلے کو اپسیٹ کر سکتے ہیں, ادروائز اس فیصلے کو اپسیٹ جو ہے نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے احمد اویس صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے. یہ پولیٹیکل جو ہمارے ساتھ موجود ہیں لوگ, ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ وہ اس بات کو کیسے دیکھتے ہیں. چودھری منظور صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی چودھری منظور صاحب یہ فرما دیجیے گا, شائق عثمانی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, احمد اویس صاحب بھی موجود ہیں, یہ جو آج ڈیکلیریشن کی بات ہوئی ہے, اس کے بعد آسان الفاظ میں جو قانونی ماہرین کہہ رہے ہیں وہ یہ کہ اب اگر اس سے بھی بڑا, یعنی 5 ججز سے بھی بڑا اگر کوئی بینچ بیٹھ کر یہ فیصلہ کرتا ہے, اس سے مختلف فیصلہ کوئی آتا ہے تو ایک مختلف نوعیت ہوگی, لیکن اب رائٹ ناؤ پارلیمنٹ کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا ہے, اور آج بلاول صاحب نے بھی اس پہ بڑی دکھ کا اظہار کیا ہے. کیا کہیں گے اس معاملے پہ؟ دیکھیے پہلا ایشو تو یہ ہے کہ ابھی ملک صاحب فرما رہے تھے اس وقت کہ ہم نے نہیں کیا تو آج پیپلز پارٹی نہیں کر رہی, دونوں پوزیشنوں میں بہت فرق ہے. ہم نے اس وقت کوئی پرسن اسپیسیفک امینڈمنٹ نہیں کی تھی, بلکہ 18ویں ترمیم میں 103 سے زیادہ امینڈمنٹس ہوئیں 18ویں ترمیم کے ذریعے, اور اس میں یہ بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے. سو آج اگر ہم کرتے ہیں تو ایک پرسن اسپیسیفک امینڈمنٹ ہوگی جس کے لیے پیپلز پارٹی تیار نہیں ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کا المیہ یہ ہے کہ یہ جب ٹائم ہوتا ہے تب کرتے کچھ نہیں ہے اور پھر بعد میں بیٹھ کر روتے ہیں. محترمہ بینظیر بھٹو نے بڑا ایک تاریخی فقرہ کہا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ یہ میرا اور میرے باپ کا نام لے لے کر روئیں گے, اور آج جب وہ مریم اورنگزیب, ذوالفقار علی بھٹو شہید اور آج محترمہ کی بات کرتے ہیں تو مجھے وہ فقرہ ان کا یاد آ رہا تھا. لیکن دیکھیے ایک بات ہے کہ یہ فیصلے تو جو جس طرح سے بلاول صاحب نے کہا کہ ہم نے قبول کیا ہے, لیکن دکھ کے ساتھ کہ یہ فیصلے عوام کے فیصلے ہیں اور عوام کو کرنے چاہیے, اور اگر سپریم کورٹ کو نہ کرنے دیا جاتا, یہ خود سپریم کورٹ بھاگ بھاگ کے ہر چیز پہ جاتے تھے نا, تو آج اگر سپریم کورٹ نے فیصلے کیے ہیں تو آپ رو رہے ہیں, تو سو رونے کی بجائے اس کو ایکسیپٹ کریں اور آگے بڑھنے کی بات کریں. جہاں تک یہ ہے کہ ان فیصلوں کو کس طرح سے ان امینڈمنٹس کو, یا آئین کے اندر اگر کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو جاتی ہے تو پھر میرا خیال ہے کورٹ جو ہے وہ اس کی بائنڈنگ آ جائے گی. سوال یہ نہیں ہے کہ کیا ہے, چونکہ یہ کوئی لا تو نہیں ہے, یہ تو کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے, اور کانسٹیٹیوشن کے اندر اگر کسی. ٹھیک ہے منظور صاحب آپ کے پاس آئیں گے, آپ جواب بھی دے دیجیے گا ملک احمد صاحب, چودھری منظور صاحب کی بات کا, لیکن ساتھ میں یہ وہی بات ہو گئی کہ کچھ سیاسی غلطیاں ہوئی ہیں جو آپ کو ہانٹ کر رہی ہیں. اب جو قانونی ماہرین رائے رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر اب کچھ کرنا بھی چاہے پارلیمنٹ تو اس معاملے میں نہیں کر سکتی آج کے اس ڈیکلیریشن کے پوائنٹ کے بعد, تو آپ کہیں گے کہ وہ سیاسی غلطی ہو گئی ہے آپ لوگوں سے جو آپ کو زندگی بھر ہانٹ کرے گی؟
नहीं रबिया, मैं बसद एहतराम थोड़ा जस्टिस उस्मानी साहब की बात से और अहमद अवैस साहब की बात से भी इख्तलाफ करूंगा। चौधरी साहब ने तो जो कहा उस पर तो एक सियासी बहस हमारी चल रही है। हम कह रहे हैं कि आपकी उस वक्त क्या सूरत थी, आज ये कह रहे हैं हमारी क्या सूरत है, वो तो बात होती रहेगी। लेकिन उसकी बॉटम लाइन और जो उसमें एक पैरामाउंट स्टेटमेंट है वो आज बिलावल साहब ने दे दी। जो जस्टिस उस्मानी साहब कह रहे हैं, मुझे एक ऑब्वियसली उनका कहना एक बड़ी हैसियत रखता है, लेकिन मैं बसद एहतराम ये कहूँगा कि 62(1)F की डिक्लेरेशन ये क्या पहली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट के पास गई, और क्या इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट के अपने ये जो आज 4 केसेस का जिसमें मोहम्मद खान कांजू केस, लहरी केस का जिक्र किया गया, तो उसी पर जगह पर राना आफ्ताब केस भी मौजूद था जिसमें ये सुप्रीम कोर्ट कह चुकी, यही सुप्रीम कोर्ट कह चुकी कि कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन वाली जो कोर्ट जजमेंट की होगी, उस कोर्ट को उन्होंने डिफाइन किया कि जहाँ पे एक पूरी ट्रायल के नतीजे में एविडेंस रिकॉर्ड होने के बाद जजमेंट होगी। अच्छा, बहर कैफ ये बहुत ज़्यादा मामले को तंग कर दिया गया है, एक हब्स का माहौल तारी हो जाएगा पार्लियामेंट के लिए जाने में। ये जितनी 62(1)F ये गलती पार्लियामेंट की है, ये आज हम अपना सर खुद नोचें, क्यों ना नोचें, गलती है पीपल्स पार्टी की है, मुस्लिम लीग की है, जिस किसी की भी है, कि ये ऐसे कवानीन जो कि आपके राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन के ऊपर इतनी कदगन लगाते चले जा रहे हैं और इतनी हब्सतारी करते चले जा रहे हैं कि सांस लेना मुश्किल हुआ है। अब कैसे फैसला करें? अब मैंने अपनी चॉइस के साथ एक अपना प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किया। अब केस क्या आया, उस केस के मुहरकात पे आज हम बहस नहीं कर रहे। दैट इज नॉट द सब्जेक्ट मैटर हियर टुडे कि अगर मुझे कहा जाए कि पनामा के केस में था और उनकी कन्विक्शन होगी या उनको निकाल दिया या रॉन्ग डिक्लेरेशन थी। मकसद 62(1)F की तशरीक है, ये किसी एक शख्स के खिलाफ नहीं है, ये हर उस पाकिस्तानी के खिलाफ है जिसने अपने आप को पेश करना है हक के नुमाइंदगी के लिए। ये हर उस पाकिस्तानी के ऊपर इसका इतलाक हो जाएगा जो अपने नॉमिनेशन पेपर्स उठाकर आगे जाएगा। तो इसको इतना टाइट फ्रेम में लाकर खड़ा कर दिया। वी आर आस्किंग कि ये मामला 62(1)F की तशरीह का तो बड़ी बहस चल रही थी, आज की थोड़ी थी ये बहस, काफी अरसे से कई दिहाइयों से इन जजमेंट्स के अंदर ये बहस चल रही थी। बिल्कुल ठीक है, आपने राना आफ्ताब और जो दीगर केसेस का हवाला दिया है, शायद उस्मानी साहब के पास मैं जाऊंगी और इसका भी जवाब लूंगी। साथ में मलिक साहब मुझे ये भी बता दें, शहबाज शरीफ साहब का जो ट्वीट सामने आया है, क्या इनडायरेक्टली ये पैगाम दिया गया है कि नवाज शरीफ को तो नाअहल कर दिया, लेकिन उस नाअहल नवाज शरीफ का जो नजरिया है वो अब शहबाज शरीफ आगे लेकर चलेंगे, यही पैगाम दिया गया इस ट्वीट में? देखिए रबिया, मुझे अब हर सूरत इस बात का एहतराम करना है जो मियां नवाज शरीफ कह रहे हैं। वो वोट की हुर्मत की बात कर रहे हैं, मैं खुद एक वोट की क्रिएशन हूँ, मैं कैसे इस बात को ना मानूं। वोट की सैंक्टिटी तो हर सूरत रहनी चाहिए। इसी तरीके से वो जिन आईनी बात, जैसे उनका ये कहना कि एक JIT की जो तश्कील थी उसमें 2 फौजी अफसरान कैसे आए, तो ये जायज़ बात है कि किस तरह क्या उनके ऊपर कोई दहशतगर्दी की दफात थी और वो इख्तियार जो एग्जीक्यूटिव का था वो किस तरीके से इस्तेमाल किया किसी और इदारे ने, चाहे वो भले से जुडिशरी भी है, किस तरह उन्होंने वो JIT तश्कील दी, वो कौन सा इख्तियार था। क्या जहाँ पर आर्टिकल 184(3) मौजूद है, फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये चाहते थे कि उसके जरिए इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स को निकालें, तो वह, और जहाँ पर ये भी आर्टिकल 190 एंड ऑनवर्ड्स की चीज़ें प्रिस्क्राइब्ड मैनर के अंदर होंगी, तो किस स्टैट्यूट ने ये इजाज़त दी थी कि JIT यहाँ पर तश्कील दी जाएगी। हमारे लिए एक नई, ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट कह रही है हम मानेंगे, और जो सुप्रीम कोर्ट कहेगी वो लॉ ऑफ द लैंड होगा, हमारे पास और जवाब कोई नहीं होगा। लेकिन कम से कम ये जो पॉलिटिक्स का एक तरीका कार था, जो एक पॉलिटिक्स की तरतीब दी गई चीजें थी, या आइन की और कानून की जो जुरिस्डिक्शंस तरतीब दी गई थी, 100 साल के ऊपर बने प्रेसिडेंट्स थे, उन नज़ायर को यकदम एक पूरा यू टर्न पे कर दिया। दिस इज अप टू देम। ठीक है मलिक साहब का बिल्कुल पॉइंट सामने आ गया। बिल्कुल आखिर में बहुत शॉर्टली शायद उस्मानी साहब आपसे भी ये पूछना चाहूंगी, अगर बहुत शॉर्टली इसका जवाब दे दें, नवाज शरीफ के इंतखाबी सियासत में वापस आने के आप समझते हैं अब तमाम कानूनी रास्ते बंद हो गए हैं? फ़िलहाल तो यही बात है, लेकिन अगर जब इलेक्शन हो गए और उसके बाद अगर वो जीत जाते हैं और उनकी 2/3 मेजॉरिटी होती है, तो वो यकीनन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ला सकते हैं, 62(1)F को ख़त्म भी कर सकते हैं। लेकिन बहरसूरत अगर ख़त्म भी कर दें
تو وہ دوبارہ اہل تو نہیں ہوں گے اگر وہ امینڈمنٹ میں یہ بھی امینڈمنٹ کروا دیں کہ جو پرانے جو فیصلے ہیں وہ بھی بدل جائیں گے یا ان کی کوئی وہ ویلڈ نہیں رہیں گے، اس صورت میں آ سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے شاہد عثمانی صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ احمد اویس صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ملک احمد خان صاحب آپ نے وقت نکالا، آپ کا بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے۔ قانونی ماہرین کی رائے یہ ہے کہ اب یہ ڈیکلیریشن والا پوائنٹ جو آج کے فیصلے میں سپریم کورٹ نے دے دیا ہے، اس کے بعد اب پارلیمنٹ کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا، کوئی مداخلت نہیں کر سکتی۔ اب اگر آنے والے الیکشنز میں مسلم لیگ نون جیت جاتی ہے، 2/3 میجورٹی آ جاتی ہے یا ان کو سپورٹ حاصل ہوتی ہے، اس قانون کو نہ صرف 62(1)(f) کو ختم کریں بلکہ ایک اور امینڈمنٹ بھی لے کر آئیں جس میں یہ کہا جائے کہ جو فیصلے پچھلے اس قانون کے تحت ہوئے ہیں وہ ختم ہو جائیں، تو ہی اس صورت نواز شریف یا پھر جہانگیر ترین یا جو بھی لوگ نااہل ہوتے ہیں اس قانون کے تحت وہ واپس آ سکتے ہیں، ورنہ اب ان کے لیے ٹائم اوور ہو گیا ہے۔ ہمارے پروگرام کا ٹائم بھی اوور ہوا ہے۔ آپ سے انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔